मॉर्निंग गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे पिछले क्लास जिससे हम जहाँ से छोड़े थे वहीं से डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास ये वाला याद था, एल्कीन से हम पढ़ रहे थे, एल्कीन प्लस HX। याद करो, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लो, CCl4, तो ये मेरा हेलो एल्केन देता था, हेलो एल्केन, हाँ कि नहीं? ये वाला पढ़े थे, इसका मैकेनिज्म भी पढ़े थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वही एल्कीन अगर HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दो, the same alkene or the unsymmetrical alkene, if you treat unsymmetrical alkene with HBr in presence of peroxide, it would also give the bromoalkane. It would also give bromoalkane, and this is free radical addition reaction. दोनों के बीच डिफरेंस वही है. This was electrophilic addition reaction because in first steps here we have done the mechanism. So you should see that in first step the proton will be added to alkene, and in later steps X minus will attack to the carbocation, the stable carbocation that will be formed. Whereas in this reaction, ये वाले रिएक्शन पे क्या होगा, पहले ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा, फिर जाके H फ्री रेडिकल सेकेंड स्टेप में ऐड होगा। तो पहला वाला स्टेप ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा, तो इसी के हिसाब से ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। सब पढ़ चुके हो, मुझे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें ट्रिक बताऊँगा, वाह, क्योंकि सब्जेक्टिव तो आता नहीं, तो हम सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। तो अच्छा, और एक चीज़ जो इसको पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट और वी कैन से खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट बोलते हैं, या फिर यहाँ पे जो रूल अप्लाई होता है वो है एंटी मेरकोव-निकोव रूल, एंटी मेरकोव-निकोव्स रूल, और ये वाला हमारा मार्कोव-निकोव्स रूल। अच्छा, ये कहाँ अप्लाई होगा? अगर एल्कीन अनसिमेट्रिक हो, अनसिमेट्रिक एल्कीन में ये, और हम पढ़े थे लास्ट क्लास में कि सारे जगह पे ये यूज्ड नहीं होता मार्कोव-निकोव रूल, वाह। तो हम मैकेनिज्म के थ्रू पे जाते थे, वहाँ पे शिफ्टिंग करते थे, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइड शिफ्ट, फिनाइड शिफ्ट, तो वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता, फिर जाके X माइनस अटैक करता। मैं और एक बार दोहरा रहा हूँ, पहले ये एल्कीन प्रोटॉन गेन करके स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, स्टेबल, फिर जाके X माइनस अटैक करेगा। हालांकि अगर छोटा वाला होगा तो छोटा कार्बन या फिर कम नंबर कंटेनिंग, कम कार्बन संख्या में जो एल्कीन होगा उसमें अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे मार्कोव-निकोव रूल लगेगा। यहाँ पे देखते हैं, ये भी किस लिए? अनसिमेट्रिक के लिए। किस लिए? अनसिमेट्रिक के लिए। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अच्छा, इसका तो हम पढ़े थे, जैसे कि हम और एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे एक मेडिकल का एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, C6H5CH डबल बॉन्ड CH CH3 HBr। अब P, कोई बोलेगा P क्या होगा? P would be C6H5CH2 CH3, ये पहला ऑप्शन। तुम बोलोगे सर C6H5CH2 CH2 भी है। कोई बोलेगा C6H5CH ब्रोमीन CH2 CH3, या फिर कोई बोलेगा नॉन ऑफ दिस। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये एक बार आ चुका है एग्जाम में। देखो यहाँ पे एल्कीन है, HX ऐड किया, अब कुछ दिया नहीं है तो तुम क्या सोचोगे? मार्कोव-निकोव रूल, या फिर ये वाला कंसेप्ट, या इनकी मैं इसको बोलूँगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू मैं करूँगा। पहले स्टेप से मैं क्या करूँगा? प्रोटॉन चाहे ये वाले को दूंगा या फिर ये वाले को दूंगा, देखूंगा स्टेबल कार्बोकेटाइन किससे फॉर्म हो रहा है, फिर जाके नेक्स्ट स्टेप में ब्रोमीन को मैं अटैक कराऊंगा, होगा। तो पहले स्टेप में क्या हो जाएगा? कोई बोलेगा सर अगर H को या इसको देंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज होगा,
अगर H प्लस ये वाला कार्बन रिसीव कर रहा है तो प्लस चार्ज यहाँ जनरेट हो रहा है। अगर तुम बोलोगे कि सर H प्लस अगर ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन अगर एक्सेप्ट करे तो प्लस चार्ज यहाँ जनरेट होगा। तो हम देख सकते हैं ये दो तरह का कार्बोकैटायन दे सकता है। एक देगा C6H5 CH प्लस CH2 CH3 और क्या दे सकता है C6H5 CH2 CH प्लस CH3। अब देखो ये दोनों में देखो कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है। तुम बोलोगे सर वो भी 2 डिग्री है, इसको अगर बनाऊँ ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन, जबकि ये इसको अगर अच्छे से मैं बनाऊँ तो अब बोलो कौन ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे बोलोगे सर इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा और क्या इंडक्टिव लगेगा और हाइपर कंजुगेशन लगेगा। वाह 3 2 5 5 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे देखो ये बेंजाइल हो गया ना। और बेंजाइल जो है वो हाईली स्टेबलाइज्ड है, जो कि हम पढ़ चुके हैं कार्बोकैटायन के ऑर्डर। तो यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से ये वाला ज़्यादा स्टेबल मिलेगा और हम बोल सकते हैं कि ये वाला बनने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। फिर ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा क्योंकि ये मेजर होगा और ये वाला हमारा माइनर होगा। हाँ, तो यहाँ पे P जो है प्रोडक्ट हमारा, P प्रोडक्ट कौन सा वाला होगा बोलो। अगर ये मेजर हुआ तो पहले स्टेप्स में जो टूट के जो बना था H प्लस Br माइनस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। तो क्या हो जाना चाहिए, ये तो कतई नहीं होगा, तो ये कभी नहीं होगा। ये वाला बॉन्ड तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ही नहीं भाई, यहाँ ये प्रोडक्ट कभी नहीं बनेगा, ये बनेगा। ये था क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये इसको अभी हम क्या करेंगे, रिमूव करके फिर दूसरा वाला देखेंगे। अच्छा, जैसे था ये एंटी मैरकोव निकोव वाला, अब देखते हैं। सपोज यहाँ पे, अच्छा इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसका मैं मैकेनिज़्म नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये सब तुम लोग पढ़े हो। अगर मैं HBr ले लूँ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, कोई भी पेरोक्साइड, चाहे मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड ले लूँ, यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारा था मैरकोव निकोव में कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम or to that carbon which is being more substituted. But in this case, if you treat HBr with alkene in presence of peroxide, if you will take peroxide, then what happens, the negative part of the addendum will get attached to that carbon which contain more number of hydrogen atom. You can say the negative part will get attached to that carbon which will be less hindered carbon. Okay, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये दोनों पे ये एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इसका उल्टा, तो हम बोलेंगे ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा, H यहाँ अटैक करेगा, तो कि क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। वाह, उसमें क्या होता था, अगर यही रिएक्शन को अगर तुम CCl4 के प्रेजेंस में करोगे तो क्या होता था, याद करो, CH3CH CH3 ब्रोमीन, याद है, अच्छे से याद करो। देखो ये वाला जो है हमारा यहाँ पे एंटी मैरकोव निकोव रूल लगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, और यहाँ पे कुछ है नहीं पेरोक्साइड्स, और कुछ ना भी दिया हो तो तुम मार्कोव निकोव रूल पुट करके करना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, मार्कोव निकोव रूल के हिसाब से ये बना। तो ये हमारा था। अच्छा, इसको हम मिटा देते हैं, फिर देखते हैं। इसको अगर हम करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, तो कोई बोलेगा सर आप अगर HCl, और कोई बोलेगा हाँ अच्छा HX ले लीजिए, पेरोक्साइड दीजिए। वाह, X यहाँ पे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो या फिर आयोडीन हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा,
वाह देखो अच्छे से, यानी कि तुम बोल सकते हो HF, HCl, HB, HI ये पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, डजंट शो पेरोक्साइड इफेक्ट, डजंट शो पेरोक्साइड इफेक्ट। इसका एक रीज़न है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्यों नहीं दिखाते। अब देखो सिर्फ HBr ही दिखाता है, ओनली HBr कैन शोज पेरोक्साइड इफेक्ट, ओनली HBr कैन शोज पेरोक्साइड इफेक्ट्स। इसको कैसे हम समझते हैं, देखो कि इसके मैकेनिज़्म में, जब पेरोक्साइड के मैकेनिज़्म में 2 स्टेप्स होता है, यानी कि जैसे तुम बोलोगे कोई भी पेरोक्साइड ले लो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ये टूटेगा, ये टूटेगा, तो ये क्या बनेगा, ये होगा RO, 2 RO बनेगा पेरोक्साइड। हाँ, फिर ये कहाँ अटैक करेगा, RO जो है वो कहाँ, HBr, किसको अटैक करेगा, HBr। अच्छा ये फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल, तुम बोलोगे सर ROH और ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब ये बेचारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल कहाँ पे अटैक करेगा, तुम बोलोगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा ये, तो ये यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ अटैक करेगा तो ये वाला फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल बन सकता है। अगर यहाँ अटैक किया तो ये वाला, तुम बोलोगे अगर यहाँ अटैक किया तो ये वाला, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। खुद सोचो, ब्रोमीन अगर यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा, वो वाला। अब ब्रोमीन अगर यहाँ अटैक करेगा, ये वाला। अब खुद सोचो क्या है यहाँ पे, ये स्टेप 1, वाह ये तो इनिशिएट हुआ। पहले स्टेप्स में कौन ऐड हुआ है, फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ बनेगा। अगर ये यहाँ अटैक करता, सॉरी कहाँ पे मैं H को लगा दिया हूँ ना, सॉरी मिस्टेक्स। यहाँ पे क्या करें, ब्रोमीन, और यहाँ पे हाँ अब हो गया ना, सही है, ब्रोमीन अटैक कर रहा है ना, तो ब्रोमीन जाके यहाँ अटैच्ड हो तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, ब्रोमीन आके यहाँ अटैच्ड हो तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना, ब्रोमीन आके यहाँ अटैच्ड हो तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना। अब देखो सही है, तो फिर भी देखा जाए तो ये 2 डिग्री, वो 1 डिग्री। अब दोनों में स्टेबल कौन होता है, फ्री रेडिकल हो या कार्बोकैटायन हो, हमें पता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब ये वाला स्टेबल है, फिर ये वाला क्या करेगा, फिर से जो ये था हमारा पेरोक्साइड, फिर से क्या करेगा, ये मेजर होगा, इसलिए ये क्या करेगा, CH2Br जो है फिर से इससे एक जो था, इससे एक फ्री रेडिकल लेके ये क्या बन जाएगा, CH3HBr ले लो, ये क्या बन जाएगा, CH2Br। हुआ कि नहीं मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा स्टेप 2। अब देखो दोनों स्टेप्स में, अब दोनों ही स्टेप्स में क्या है, ये दोनों देखो, फर्स्ट स्टेप में कुछ एंथैल्पी चेंज होगा, सेकंड स्टेप में भी कुछ एंथैल्पी चेंज होगा। अब क्या है, HF में क्या होता है, HF, HCl, HBr, HI, तो इनके हम देखते हैं स्टेप 1, स्टेप 2 एंथैल्पी, क्योंकि ये जब स्टेप 1 वाला रिएक्शन होगा यहाँ पे कुछ एंथैल्पी होगा, ये वाला जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे भी कुछ एंथैल्पी होगा। तो देखा गया कि HF का जो पहला वाला जो है वो नेगेटिव होता है, जबकि दूसरा वाला पॉजिटिव होता है। HCl का भी क्या होता है, नेगेटिव होता है पहले स्टेप में जो एनर्जी चेंज, और स्टेप्स 2 में भी क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। जबकि HBr का पहले स्टेप में क्या है, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है, इसमें भी एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है। और HI में क्या है, पहले स्टेप से ये पॉजिटिव होता है, फिर दूसरे स्टेप नेगेटिव होता है। अब खुद सोच लो, हमें चाहिए क्या, जितना हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में तुम लोग पढ़े होगे, कोई भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज जितना नेगेटिव होगा, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन फिजिबल होगा। यहाँ पे देखो HF जब ऐड होता है तो पहला स्टेप नेगेटिव पॉजिटिव, HCl नेगेटिव पॉजिटिव, HI पॉजिटिव नेगेटिव, जबकि HBr दोनों ही स्टेप्स क्या है, नेगेटिव है, इसलिए क्या है,
the HBr can readily added in presence of peroxide to alkene, or we can say the addition of HBr to an alkene is a feasible reaction. Whereas ये तीनों में देखो एक पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, और एंथैल्पी अगर पॉजिटिव आया तो जैसे कि हम मानते हैं कि ये एक रीजन है कि व्हाई HBr ओनली रिएक्ट विथ एल्किन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इसका यही रीजन है क्योंकि इसके दोनों स्टेप्स में एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है, बाकी लोगों का क्या होता है, एक ही स्टेप्स में नेगेटिव होता है। ये रीजन है एक्चुअली में। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। तो तुम बोलोगे जैसे कि लेंगे हम ऐसा कि ले लिए हम, यहाँ पे देंगे, कोई बोलेगा HCl पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, यहाँ पे अगर हम करें CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HCl, अगर तुम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी करोगे तो ये मार्कोव-निकोव एडिशन दिखाएगा। यहाँ वाला देखो एग्जाम्पल, तुम बोलोगे सर आप तो HCl, हमें अभी देखिए कि यहाँ पे HF, HCl और HI ये तीनों मार्कोव-निकोव एडिशन सिर्फ दिखाते हैं। HF, HCl, HI ये तीनों एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr देता है। तो यहाँ पे अगर तुम बोलोगे कि सर आप HBr के प्रेजेंस में ले लो पेरोक्साइड, तो अभी तो मैं किया कि मेजर प्रोडक्ट क्या कहाँ होगा, CH3 CH2 CH2 Br होगा, क्योंकि ब्रोमीन जाके ये वाले कार्बन को अटैच करेगा। जो कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो ब्रोमीन इसको जाके अटैच करेगा, H यहाँ जाके अटैक करेगा। तुम बोलोगे सर HCl को लेके अगर आप पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ट्रीट करो तो हमें पता है पेरोक्साइड सिर्फ एक ही हैलाइड्स दिखाता है HBr। HCl वैसे जैसे नॉर्मल ऐड होते हैं, जैसे तुम बोलोगे कि सर HCl जैसे नॉर्मल ऐड होता है, नॉर्मल मतलब जैसे कि हमें पता है मार्कोव-निकोव में जैसे ऐड हो रहा है वही वैसे तरीके से ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट CH3CH Cl CH3, ये था इनका। तो अभी हम एक दो प्रोडक्ट बनाएंगे, यहाँ पे पेरोक्साइड लेके बनाएंगे। ऐसे दे देगा C6H5CO twice O2। तो क्या होगा प्रोडक्ट, देखो अच्छे से, खुद सोचो क्या होगा। पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड पेरोक्साइड, खुद सोचो क्या होगा। पेरोक्साइड है, ये वाले कार्बन पे देखो, ये वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन, जीरो हाइड्रोजन, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में फिर HCl है। HCl पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं दिखाता। अगर पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाता तो ये नेगेटिव पार्ट उसी कार्बन को जाके लगता जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो। बट वी हैव डिस्कस दैट HCl, HF and HI do not show peroxide effects. So the addition of HCl with alkene will be similar or will be according to the Markov-Nikov rule. तो मार्कोव-निकोव रूल में जैसे होता है क्लोरीन का एडिशन उसी तरह से होगा। कैसे, नेगेटिव पार्ट वही कार्बन को जाके अटैच्ड होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। ये 0 ये 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तुम बोलोगे सर ये वाला Cl होगा। अब यहाँ पे अगर देखो ये पेरोक्साइड है, HBr है, तब अब हालांकि ये चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, तुम बोलोगे सर नेगेटिव पार्ट HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में दिखाता है, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होने की वजह से ब्रोमीन जो है उसी कार्बन को अटैच करेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो। इसका उल्टा, इसको बोलोगे तुम मार्कोव-निकोव रूल यहाँ पे ऐड हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन उसी कार्बन को, देखो यहाँ पे 0 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। तो ये मेरा बन जाएगा ब्रोमीन। वाह, यहाँ पे क्या हो गया, एंटी मार्कोव-निकोव रूल अप्लाइड हुआ। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो HBr कुछ दिया नहीं है, सिर्फ एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो अगर पेरोक्साइड देता तो पेरोक्साइड इफेक्ट होता और ब्रोमीन जाके उसी से लगता जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो। जब कुछ नहीं दिया होगा या फिर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अदर देन पेरोक्साइड दिया होगा तो वहाँ पे तुम क्या करोगे, मार्कोव-निकोव रूल यूज करोगे जिसमें नेगेटिव पार्ट उसी कार्बन को जाके अटैच्ड होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ जाके अटैच होगा, इसके साथ। तो ये वाला मेरा बन गया क्या, ब्रोमीन। यहाँ पे क्या हुआ, मार्कोव-निकोव रूल यूज हुआ। यहाँ पे HI कुछ है नहीं भाई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दे दो कुछ भी, तो ये भी क्या दिखाएगा, मार्कोव-निकोव एडिशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
नेगेटिव पार्ट विल गेट्स अटैच टू दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ, क्योंकि यहाँ पे मार्कोव-निकोव एडिशन हो रहा है, या फिर मार्कोव-निकोव रूल लग रहा है, तो आई कहाँ जाके अटैच होगा, यहाँ पे। ये 0 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, 0 हाइड्रोजन, ब्रोमीन जाके लगा 1 हाइड्रोजन, जबकि ये पेरोक्साइड अगर दे देता तो पेरोक्साइड में अलग होता। तो ये था हमारा पेरोक्साइड को लेके। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ केसीपी और टीसीपी के बारे में। तुम बोलोगे अगर सर डाई इन होता तो क्या होता, कोई बंदा बोलेगा सर डाई इन होता। अच्छा, एक डाई इन हम ले लेंगे, इसमें अगर क्या दे दे, HBr दे दिया जाए, डाई इन है ना, यहाँ पे क्या होता, कौन सा प्रोडक्ट होता। थोड़ा सा मैं सिर्फ हिंट दे दूंगा यहाँ पे कैसा होगा वाह, तो तुम्हें इसको अप्लाई करना है। ब्रोमीन, तुम बोलोगे ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, और ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है 1, यहाँ पे ब्रोमीन है 2, 1 2, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, देख रहे हो ना। तो 1,4 इसको हम समझते हैं इसका मैकेनिज्म करके। वाह, कैसे करते हैं, देखो मैकेनिज्म। तो बोलोगे HBr, ये टूट के क्या देगा, क्योंकि यही भी भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कुछ दिया नहीं पेरोक्साइड, तो इसको हम कौन सी कैटेगरी में इसको ये करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। तो ये भी कहाँ आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बॉन्ड टूटा, फर्स्ट दिस बॉन्ड विल अंडरगोज क्लीवेज एंड इट वुड फॉर्म H+ एंड Br-। वाह, अच्छा। तब फर्स्ट स्टेप में जैसे तुम बोलोगे सर इसको क्या करेंगे, H+ ये ले लेगा तो क्या बनेगा, सपोज H+ यहाँ अटैक करे तो यहाँ +4, H+ यहाँ अटैक करे तो यहाँ +4, तो मेरे पास 2 तरह के बनेंगे, ये बन सकता है और ये बन सकता है। वाह, देखो दोनों, अगर H+ यहाँ आके लगेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज होगा वो वाला, अगर H+ यहाँ आके लगा तो यहाँ पे प्लस। अब खुद सोचो ये दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, खुद सोचो ज़्यादा स्टेबल कौन है। अच्छा, ये तो है 1 डिग्री, ये एलाइल है, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं? अच्छा, रेजोनेंस होगा तो ये मोर स्टेबल है, इसमें रेजोनेंस होगा तो तुम बोलोगे देखो रेजोनेंस पाई सिग्मा +4, तो ये यहाँ पे जाएगा तो रेजोनेंस दिखाएगा, तो तुम बोल सकते हो +4। अब देखो ये दोनों हो सकते हैं ना, ये दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड तुम बनाओगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। ये पढ़ चुके होगे तुम लोग, वाह। तो रेजोनेंस बन गया, वो रेजोनेंस हाइब्रिड है, देखो ये वाला बन सकता है, वो वाला बन सकता है, तो ये तो स्टेबल है ना। इसलिए अगर यहाँ पे अगर अटैक कर देगा कौन, अगर यहाँ पे जो दूसरा वाला ये ब्रोमीन अगर यहाँ अटैक करे तो ये क्या बन जाएगा, अगर ब्रोमीन यहाँ अटैक करे ये बन जाएगा हमारा ब्रोमीन। और तुम बोलोगे सर ब्रोमीन यहाँ अटैक करे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा। वाह, तो देखो मिल गया ना हमें, पहला वाला 1,2 एडिशन, दूसरा वाला 1,4 एडिशन। वाह, इसमें भी हम देखते हैं कि अब देखो ये दोनों में तुम बोलोगे सर ज़्यादा स्टेबल कौन है, इसको बना रहा हूँ। थोड़ा सा मैं KCP और TCP के बारे में बता दूंगा। KCP TCP काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ये है और एक है प्लस, हो ना। इसको अच्छे से खुद सोचो, ये भी एलाइल है, ये भी एलाइल है, तो दोनों में रेजोनेंस तो होगा ही। अगर रेजोनेंस इफेक्ट दोनों में हो रहा है तो हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन देखेंगे।
क्योंकि हमें तो पता है ना रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग है, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। रेजोनेंस के वजह से दोनों ही स्टेबलाइज हो रहे हैं क्योंकि एलाइल कार्बोकैटायन है। फिर देखेंगे हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन देखो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है कि नहीं, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो इसका 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखते हैं ये वाला, इसके पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन। तब बोलो कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये मोर स्टेबल है, ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। मोर स्टेबल है तो जल्दी बनाएगा, और यहाँ पे जो ब्रोमीन का जो अटैक है वो रेडिली होगा, रेडिली होगा अटैक। तो तुम बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हाई हुआ क्योंकि ये स्टेबल बन रहा है, तो यहाँ पे ब्रोमीन का अटैक जो है वो ब्रोमीन यहाँ पे रेडिली अटैक कर सकता है। तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो है रिएक्शन अगर हुआ तो हम बोलेंगे ऐसे फॉर्म होगा। मोर स्टेबल बन रहा है तो यहाँ पे ब्रोमीन कुछ ज़्यादा ही चांसेस है अटैक करने का, तो हम बोलेंगे ये काइनेटिकली बना ना। क्यों? क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई है, क्योंकि ये मोर स्टेबल है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, जो कि 1-2 एडिशन वाला। वाह, अब तुम बोलोगे सर इसका क्या हाल है? ये लेस स्टेबल है, हुआ ना, ये लेस स्टेबल है। तो तुम बोलोगे इसमें अगर ब्रोमीन अटैक करता, अगर ब्रोमीन अटैक करे तो ये क्या बना रहा है? तुम बोलोगे ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ये वाला प्रोडक्ट जो है ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे देखा जाए कि बोलोगे सर केसीपी कैसे बना, टीसीपी कैसे बना? अगर हाँ, ये दोनों का रिएक्शन कंडीशन है, ये लो टेम्परेचर में होता है और ये हाई टेम्परेचर में होता है। गौर से देखो बच्चों, ये लो टेम्परेचर में होता है, हाँ लो टेम्परेचर मतलब -25 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे। ये हाइट अगर कुछ टेम्परेचर दिया ही ना हो तो तुम क्या करोगे, इसको लोगे थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट। ये कैसे हुआ देखो, देखो यहाँ पे जब टेम्परेचर लो होगा तो एनर्जी भी लो होगा। एनर्जी लो है मतलब ज़्यादा स्टेबल। ये दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये। तो ये बन रहा है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। वाह, अब जबकि तुम्हें पता है टेम्परेचर हाई होगा तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होगे G = H - TS। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा ये वाला टर्म ज़्यादा होगा, ये वाला टर्म ज़्यादा होने से G क्या होगा? G नेगेटिव होगा। और G नेगेटिव कब होता है? जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या फिर तुम बोलोगे थर्मोडायनेमिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये हाई टेम्परेचर में बनेगा। तो हाई टेम्परेचर में बनने से, या फिर कुछ टेम्परेचर दिया ही ना हो, रूम टेम्परेचर दिया हो, फिर भी ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, ना। अगर टेम्परेचर मेंशन कर दिया है लो टेम्परेचर, देन तुम क्या बोलोगे? केसीपी। अगर ऑप्शन में दोनों होगा और टेम्परेचर लो मेंशन किया होगा तो तुम केसीपी चूज करोगे। या फिर अगर यहाँ पे ऐसे अगर कोई टेम्परेचर दिया ही ना हो या फिर हाई टेम्परेचर बोला तो तुम टीसीपी जाओगे, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट। वाह, ये वाला समझ में आया? देखो यहाँ पे केसीपी में क्या होता है, देखो केसीपी काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट में इंटरमीडिएट स्टेबल होता है। कौन स्टेबल होता है? इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ वो स्टेबल होगा। देखो ये यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, वहाँ पे एक ही ये है प्लस चार्ज, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, वो लेस स्टेबल है। तो केसीपी काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट में स्टेबल, ये लो टेम्परेचर में होता है, और वहाँ पे कौन स्टेबल होता है? इंटरमीडिएट स्टेबल होता है। और तुम बोलोगे टीसीपी में क्या होता है? प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है। टीसीपी में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। खुद देखो, तुम बोलोगे सर ये दोनों प्रोडक्ट में कौन ज़्यादा स्टेबल है? खुद देखो, एल्कीन का स्टेबिलिटी हम मालूम करते हैं अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू। यहाँ पे ये 1 हाइड्रोजन है तो ये एल्कीन का 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन, जो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर 1 लगेगा। अब यहाँ पे कोई बंदा बोलेगा कि डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, वहाँ पे 5 देखो ये 3 CH3 है ना, और ये CH2, तो 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो 5 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, इसका 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो 1 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। तो एक चीज़ याद रखना, केसीपी में काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट में क्या होता है?
इसका जो इंटरमीडिएट स्टेबल होता है जिसकी वजह से आसानी से नेगेटिव स्पीसीज रेडिली अटैक करके रेट ज़्यादा होगा, तो KCP काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिलेगा जो कि लो टेम्परेचर में है। अगर तुम बोलोगे सर यहाँ पे अगर कोई टेम्परेचर मेंशन ही किया ना हो या फिर हाई टेम्परेचर दे दिया है तो वहाँ पे क्या बनेगा, TCP थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, जहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। ये दोनों में से ये ज़्यादा स्टेबल, ये KCP TCP का। अच्छा, ये हमारा ख़त्म हो गया। फिर हम देखते हैं एल्कीन प्लस, अच्छा एल्कीन से और एक था एल्कीन प्लस X2। ये क्या होता है, तुम बोलोगे ये डाई हेलो एल्केन होता है। क्या है ये, डाई हेलो एल्केन। और वो भी क्या दिखाता है, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन, एंटी एडिशन मतलब अगर ऐसा है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 X2, पहले स्टेप्स में क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हो तुम मैकेनिज्म। पहले स्टेप में ये वाले कार्बन के ऊपर या फिर इसके प्रेजेंस में ये पोलराइज होगा, पोलराइज होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक अटैक करेगा तो ऊपर जाके, तुम्हें मालूम होना चाहिए, ऊपर जाके ये नॉन क्लासिकल कैटायन बनाता है। फिर एक हेलोजन अगर ऊपर से अटैक किया होगा तो दूसरा वाला रिपल्सन की वजह से नीचे अटैक करेगा। अगर X जाके यहाँ लगा है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ जाके X लगेगा। तुम बोलोगे यहाँ जाके X लगेगा, तो एंटी एडिशन हुआ कि नहीं। पहला वाला हेलोजन ऊपर से आया, दूसरा वाला नीचे से आया। तो यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। बोलोगे इसका प्रोडक्ट जो है ऐसे होता है, एंटी एडिशन। अगर सेम कार्बन को जाके लगता तो तुम बोलते कि ये सिन एडिशन है, अलग अलग कार्बन को लगा है ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, एंटी एडिशन। एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है रिपल्सन की वजह से। अब एक चीज़ याद रखना, अगर सिस एल्किन हो या फिर ट्रांस एल्किन हो, सिस ट्रांस तो पढ़े होंगे ना, सिस में क्या होगा, जैसे तुम बोलोगे सर सिस, देखो ये सिस है, सेम ग्रुप क्या हुए, एक ही साइड में रहे। तुम बोलोगे इसको अगर चेंज कर दोगे, सेम ग्रुप देखो डायगोनली है, सेम ग्रुप डायगोनली है, इसको ट्रांस बोलेंगे हुआ। तो सिस एल्किन में अगर तुम हेलोजन ऐड करोगे तो इसमें क्या मिलेगा तुम्हें, जैसे करके है कार करके, और यहाँ पे हेलोजन करोगे ट्रांस, यानी कार मतलब सिस, ये है एंटी एडिशन, और ये है रेसिमिक मिक्सचर। क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर। अब थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा रेसिमिक मिक्सचर है क्या चीज़, तुम लोग पढ़े होगे। रेसिमिक मिक्सचर मतलब द मिक्सचर ऑफ एनांसियोमर द इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ D and L फॉर्म, इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड, उसको रेसिमिक मिक्सचर बोले। अब ट्रांस मतलब ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन क्या देगा, ये भी एंटी एडिशन, और ये मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड के बारे में तुम लोग पढ़े होगे कि मीजो कंपाउंड ऐसा एक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। जैसे हमें पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड्स में कायरल कार्बन होता है वो जनरली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन मीजो एक ऐसे तरह का कंपाउंड्स है जिसमें मोर देन वन कायरल सेंटर होके भी क्या होगा, इंटरनल कॉम्पेंसेशन की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये था तुम्हारा एल्कीन से। फिर हुआ एल्कोहल से। मैं बता दे रहा हूँ, बहुत चीज़ कवर करना है, ऐसे जाएंगे तो नहीं होगा। अच्छा, एल्कीन से हो गया, फिर एल्कोहल से जो मेजर है। एल्कीन था ये एल्कोहल से। एल्कोहल से हम क्या करेंगे, एल्कोहल में तुम क्या HX ZnCl2 हेलोजन एसिड्स ZnCl2 से यहाँ पे हेलो एल्केन बना सकते हो। या फिर कोई बोलेगा PCl3 से मैं जा सकता हूँ, PCl3, या फिर तुम बोलोगे P+X2, X यानी कि यहाँ पे कौन होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। वाह, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RX बनेगा, या फिर RCl बनेगा। अगर तुम PCl3 ट्रीट किए तो RCl बनेगा P+X2 यानी ब्रोमीन, P+Br2, P+I2, तो ये RX बनेगा। तुम बोलोगे PCl5, तो ये क्या बनेगा, वहीं पे RCl।
यहाँ पे तुम PI5 या फिर PBr5 रिएक्ट नहीं कर सकते। PBr5 PI5 ये सूटेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। ये वाले फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड और फॉस्फोरस पेंटाहाइड्रेट दे आर नॉट स्टेबल, इसीलिए यहाँ पे PCl5 सिर्फ क्लोरीन का ही 5 फॉस्फोरस पकड़ के रख सकता है। ये वाला PCl3 हो सकता है, PBr3 हो सकता है, PI3 हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्लोरोएल्केन फॉर्म होगा। यहाँ पे अगर SOCl2 हम ले गए, SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड, क्या है थायोनिल क्लोराइड, तो ये वाला क्या बना देगा RCl SO2 HCl। यहाँ पे क्या क्या बनता है PCl5 ले लेंगे तो RCl POCl3 HCl। यहाँ पे अगर तुम PCl3 अटैच करोगे तो H3PO3 बनेगा। और ये वाला तो पता है, ये वाला सब पढ़ चुके हो तुम 12th में। तो इसका हम एप्लीकेशन करेंगे, इसको और ज़्यादा नहीं करेंगे, मैं सिर्फ मैकेनिज्म बोल दे रहा हूँ। ये वाला जो है ये होल अल्कोहल से जो है तुम बोल सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गए। यहाँ पे सारे में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है सब में। अब हम देखते हैं अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे, कौन से तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है। ये जनरली क्या होता है, ये जनरली SN1 टाइप होता है। क्या होता है SN1, तुम पढ़ोगे आगे जाके, या फिर तुम पढ़ भी चुके हो 12th में। SN1 पढ़े हो, SN2 पढ़े हो, SNI पढ़े हो, SNAR पढ़े होगे ना। ये 4 इम्पोर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर और एरोमेटिक वाला। वाह, एरोमेटिक छोड़ो, इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देखते हैं पहला वाला जो है वो SN1 होता है, और SN1 में तुम पढ़ चुके हो, जैसे कि SN2 जो है इट इज़ एक्म्पेनिड विथ इन्वर्सन, पढ़ चुके हो, याद करो। और SN1 एक्म्पेनिड विथ पार्शियली रेसिमाइजेशन, पार्शियल रेसिमाइजेशन, याद करो थोड़ा। पार्शियल और पार्शियल होता है, ज़्यादातर इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, यानी रिटेंशन भी बनेगा और इन्वर्सन भी बनेगा, लेकिन ज़्यादा अमाउंट जो है वो इन्वर्सन वाला बनेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं पार्शियल रेसिमाइजेशन। क्वेश्चन आ चुका है नीट में, इसी के बेस पे एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। अभी ये सिर्फ याद रखो SN1 जो है, SN2 में क्या होता है, जिस तरफ हेलोजन लगा होता है वो ऑपोजिट तरफ से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। SN1 में क्या, ये 2 स्टेप्स में होता है। पहले वो कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होगा स्टेबिलिटी के लिए, फिर जाके न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी अटैक करता है, बैक साइड से भी अटैक। तो इसलिए ये क्या है SN1 एक्म्पेनिड विद पार्शियल रेसिमाइजेशन हुआ। तो यहाँ पे SN1 होता है तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये इसका जो मिक्सचर मिलेगा वो रेसिमाइजेशन वाला। हाँ, यहाँ पे जो मैकेनिज्म है PCl3, अच्छा PCl5 का मैं बता दे रहा हूँ। PCl5 के 2 है, PCl5 गैस वाला होता है, PCl5 सॉलिड वाला होता है। वाह, गैस वाला क्या है, गैस वाले में एक्चुअली क्या होता है SNI इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म थोड़ा जान लो। SNI में जब भी कोई रिएक्शन SNI में होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर, वहाँ पे क्या होगा रिटेंशन होगा। क्या होगा रिटेंशन। SNI में क्या होता है रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। रिटेंशन याद है ना, अगर मेरे पास ऐसे है तो यहाँ पे अगर एक रिएजेंट Y आएगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा टूटेगा। ये क्या हो गया रिटेंशन हो गया। तुम बोलोगे सर इन्वर्सन होता, तो अगर इन्वर्सन होता तो ये इस तरफ लगा है ना, इन्वर्सन होता तो ये Y जाके दूसरे तरफ लगता है, यानी तुम बोलोगे ABD यहाँ पे Y। अगर ये फ्रंट में लगा होता तो सपोज ये फ्रंट में लगा होता, इसको मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ ABD। तो ये वाला इसको हम बना देंगे कैसे ABD। देखो ये दोनों में रिटेंशन बोले तो ये जो बॉन्ड टूट के जैसा था वैसे ही मिलेगा, सिर्फ ये वाला बॉन्ड टूट गया, Y जाके इसको रिप्लेस कर दिया। वाह, अगर इन्वर्सन बोलोगे, इन्वर्सन में क्या है देखो, हेलोजन राइट साइड में फ्रंट साइड में अटैच्ड है तो ये क्या करेगा Y बैक साइड से अटैक करेगा, ये वाला फॉर्म होगा। देखो मैं ये नॉर्मल बॉन्ड बनाया हूँ, वेज डैश से नहीं बनाया, वेज डैश से बाद में बनाऊंगा फिर और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो PCl5 गैस
PCl5 जो है यहाँ पे गैस वाला PCl5 कौन सा दिखाएगा, रिटेंशन, और वो भी SNI, रिटेंशन हो रहा है तो SNI। जबकि सॉलिड वाला कैसे ये रहता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। इनऑर्गेनिक में पढ़े होगे कि PCl5 सॉलिड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, आयनिक फॉर्म में है, वो भी कैटायनिक वाला और एनायनिक पार्ट वाला। गैस फॉर्म में ये PCl5 करके एग्जिस्ट करता है। तो सॉलिड में क्या हो जाएगा, इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन मतलब क्या है, SN1 होगा, सॉरी SN2, क्या होगा SN2, इन्वर्जन बोले तो SN2। ये पढ़ चुके हो तुम। PCl3 में क्या है, SN2 होगा, अब वो भी SN2 हो रहा है, यानी कि इन्वर्जन। और हमारा SOCl2, इसको दार्जन बोलते हैं, दार्जन प्रोसेस, पढ़े होगे तुम, दार्जन प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, ये इंट्रामोलिकुलर होता है। ये बेस्ट मेथड है क्योंकि वो जो भी है, देखो ये जो बाई प्रोडक्ट जो है वो गैस है, तो ये वाले रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट मिलेंगे ये एस्केपेबल गैस होने की वजह से प्रोडक्ट मिक्सचर में सिर्फ RCl रह जाएगा। और हमें पता है कि एल्कोहल से हम अगर हेलो एल्केन क्रिएट करना चाहेंगे, प्रिपेयर करना चाहेंगे, तो बेस्ट मेथड कौन सा है, दार्जन प्रोसेस। ये तुम काउंसिल में पढ़ चुके हो, 12th में पढ़ चुके हो। SOCl2 में भी क्या होता है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पे SNI टाइप होता है। अब खुद सोचो, SNI होगा तो क्या है, रिटेंशन, कन्फिग्रेशन रिटेंशन होता है। तो ये था सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है ना, इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल X माइनस, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, फ्लोरीन हो, आयोडीन हो, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। पहला वाला क्या है, अगर ROH में ये, अच्छा इसको ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस। और इसको क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। पढ़ चुके हो ये सब तुम, वाह। HCl प्लस ZnCl2, उसको क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। अच्छा, या फिर लुकास टेस्ट आगे जाके पढ़ेंगे। तो हियर यू कैन सी, इफ यू ट्रीट एल्कोहल विथ हेलोजन एसिड्स, then it is a typical kind of nucleophilic substitution which is coming under SN1. You will get partial racemization or partial racemation process occur, and the product that you will get both are mirror image of each other. जैसे कि दूसरा वाला, अगर ROH से तुम PCl3 ट्रीट करोगे, PCl3, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, वही हेलो एल्केन। अगर क्लोरीन PCl3 तो क्लोरो एल्केन, PBr3 तो ब्रोमो एल्केन, PI3 तो आयोडो एल्केन। तो PCl3 में क्या होता है, वहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन वो SN2 टाइप, और वहाँ पे इन्वर्सन होगा। SOCl2 में इंट्रामोलिकुलर SNI, और वहाँ पे रिटेंशन वाला। PCl5 का दो फॉर्म है, गैस और सॉलिड। गैस वाला अगर रिएक्ट हुआ है तो जो प्रोडक्ट जो है वो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और SNI मैकेनिज्म के थ्रू। अगर सॉलिड वाला होगा PCl5 तो वहाँ पे इन्वर्सन वाला मिलेगा, अब वो भी SN2। वाह, अच्छा ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव वाला होना चाहिए, तब जाके तुम्हें पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। तुम बोलोगे सर एल्कोहल अगर ये वाला एल्कोहल ऑप्टिकली एक्टिव ना हो तो तुम्हें सिंपली क्या मिलेगा, जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट, वो भी SN1 के थ्रू मिलेगा। लेकिन अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा तुम्हें, D फॉर्म, L फॉर्म। इसको थोड़ा कर लेते हैं ROH को, फिर इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे भी देखो, ये ZnCl2 का रोल क्या है, ये इनके बीच बॉन्ड को वीक करेगा। तो यहाँ पे ROH HX ZnCl2, तो ये क्या बनता है, RX प्लस H2, जो भी हो, ये तो कैटेलिस्ट है। अच्छा, ये कहाँ यूज होगा, अच्छा ये जब क्या होगा 1 डिग्री और 2 डिग्री, तब तुम्हें ZnCl2 यूज करना होगा। तुम अगर बोलोगे सर ROH को मैं HX, अगर ये 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो वहाँ पे ये रूम टेम्परेचर में हो जाएगा रिएक्शन। यहाँ पे हीट देना पड़ता है, लेकिन ये अगर 3 डिग्री है तो वो रूम टेम्परेचर में हो जाता है। तो यहीं से देखिए पता चलता है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और वहाँ पे HX, ये तो देख के पता चल जा रहा होगा। HX में क्या होगा कि HI, क्योंकि ये वाला बॉन्ड पहले स्टेप में टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के क्या बनेगा, H प्लस X माइनस बनेगा।
फिर ये अल्कोहल प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेट होकर यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये वाटर रिलीज हो जाएगा, आर के ऊपर प्लस चार्ज आके एक्स माइनस फिर अटैक करके आर एक्स बनाएगा। इसका मैकेनिज्म वही है। आर ओ एच जो है इसके पास 2 लोन पेयर है, पहले स्टेप में ये H प्लस एक्स माइनस बनेगा, फिर दूसरे स्टेप में H प्लस यहाँ अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, फिर ये चाहेगा कि बॉन्ड ये वाला बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ने के लिए, तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा, ये R प्लस हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। फिर जो पहले स्टेप्स में जो X माइनस फॉर्म होता है इसको अटैक करके RX, यानी ये वाले स्टेप्स, ये जो एल्कोहल से हेलो एल्केन में भी क्या होता है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट होता है, जैसे शिफ्ट वगैरह होगा, क्योंकि इसके इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। तो इसका तो हम लोग देख लिए, जो एल्कोहल से जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वो एल्कोहल उतना ही रिएक्टिव होगा। तो और हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, इसलिए 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री 1 डिग्री। HX के केस में हम देखेंगे HI इज विल बी मोर, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट के H प्लस एक्स माइनस दे रहा है, तो ये वाला बॉन्ड जितने आसानी से टूटेगा उससे हैलाइड आयन उतने आसानी से बनेंगे, और ये जाके फिर लास्ट स्टेप में अटैक करेगा। और हमें पता है HF, HCl, HBr और HI, नीचे जाओ तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से जो बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी घटता है, ये वाला आसानी से टूटेगा। इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर HX विल बी HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। तो देखते हैं क्या होता है। सारे टिक्के बंद कर दें तो पॉज कर दें। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो शिफ्ट वगैरह मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे भी वही किस्सा है। जैसे कि अगर ऐसा दे दिया, हाँ HBr ZnCl2P, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला देखो HBr ZnCl2 दिया है 1 डिग्री है, तो ZnCl के प्रेजेंस से HBr ये टूट के H प्लस Br माइनस देगा। तो पहले स्टेप में ये प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन हो गया, देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये निकल जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, प्लस चार्ज। तो पहला वाले में मेरे को पहले अटैक में मेरे को क्या कार्बोकैटायन मिलेगा, सॉरी पहले वाले में क्या कार्बोकैटायन मिलेगा, देखो CH2 प्लस, ये कार्बोकैटायन मिला, क्योंकि ये यहाँ पे अल्कोहल से जब भी हम हेलो एल्केन बनाते हैं इसका इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकैटायन। तो जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता हो वहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यानी वो रीअरेंज होकर स्टेबल वाला कार्बोकैटायन बनाने के लिए सोचेगा। जैसे हम पढ़ रहे थे एल्किन प्लस HX में, उसी तरह यहाँ पे भी एल्कोहल प्लस HX में, क्योंकि उसके भी मैकेनिज्म में हम देखे थे कि इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकैटायन बन रहा था। यहाँ पे भी क्या होगा, इसके मैकेनिज्म में हम देखे एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, फिर जाके हेलोजन अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होने के बाद ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब फिर तुम देखोगे कि ये वाला स्टेबल कार्बोकैटायन है कि नहीं, इससे और ज़्यादा स्टेबल बन सकता है क्या, तुम बोलोगे हाँ सर बन सकता है। यहाँ से अगर H यहाँ चला जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 CH प्लस CH3। अच्छा और बन सकता है क्या, ये तो 2 डिग्री हो गया, ये था 1 डिग्री, ये हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, एक हाइड्राइड आयन यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे प्लस हो गया। अब इससे फिर हो सकता है, क्योंकि प्लस यहाँ आ जाएगा तो तुम बोलोगे सर ये 3 डिग्री हो जाएगा, तो एक CH3 यहाँ अटैच होगा, या फिर तुम बोलोगे 1,2 मिथाइड शिफ्ट CH3। तो पहले में क्या हो रहा है, 1,2 मिथाइड शिफ्ट हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ था, हाइड्राइड शिफ्ट H माइनस शिफ्ट, हाँ कि नहीं। तो ये CH3 यहाँ जाके अटैच्ड होगा, तो ये बन गया मेरा CH3 प्लस। अब जाके क्या करेगा, ब्रोमीन जो है यहाँ पे अटैक करेगा, ब्रोमीन विल अटैक दिस। तो देखो क्या कौन सा प्रोडक्ट है, ये नहीं है, ये नहीं चाहिए है क्या, सेम दे दिया हूँ ना।
अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा काम करो, ये दो प्रोडक्ट तो सेम हो गया ना। अब देखते हैं, हाँ ये सेम हो जा रहा था दो है, तो इसलिए मैं क्या किया, एक को एल्कीन बना के दिया हूँ ऑप्शन। अच्छा ये होगा क्या, एल्कीन तो कतई नहीं होगा, तो ये गलत, ये गलत। ये वाला अगर यहाँ पे अटैक करता 2 डिग्री कार्बोकेटन जो बना है बिफोर मिथाइल शिफ्ट, तब ये वाला प्रोडक्ट बनता, तो ये भी नहीं है। जबकि ये चाहेगा मोर स्टेबल बनाने के लिए, तो यहाँ पे ये अटैक किया ये वाला प्रोडक्ट। इसमें देखते हैं द प्रोडक्ट ए वुड बी, द प्रोडक्ट ए वुड बी, देखो 5 मेंबर्ड रिंग है HCl, तो पहले ये निकल जाएगा। निकल जाने से हमारा जो कार्बोकैटायन है वो ये फॉर्म होगा CH2+। वाह, कौन फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा। अच्छा फिर यहाँ पे हो सकता है ये 1 डिग्री हुआ, अगर क्लोरीन जाके यहाँ लगता तो ये वाला प्रोडक्ट होता। सही है। तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी तो एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता, तो तुम बोलोगे कि सर ये CH3+ और यहाँ आके क्लोरीन अटैच्ड होता, तो ये वाला बनता। लेकिन हमें क्या है, द मेजर प्रोडक्ट, हमें क्या है, मेजर प्रोडक्ट चाहिए। मेजर प्रोडक्ट में देखो 2 ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हुआ है। क्यों, क्योंकि ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। तो हम अभी सोचेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्राइड शिफ्ट ना करा के इसको अगर हम रिंग एक्सपेंशन कर सकते हैं क्या, ये वाला जो 5 मेंबर्ड रिंग है इसको एक्सपेंड कर सकते हैं क्या। हाँ कर सकते हैं। तुम बोलोगे कैसे, सर ये वाला जो कार्बन, ये वाला कार्बन, वाह ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, देखो अच्छे से, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसको ले आया, तो ये माइनस, ये प्लस, फिर इसको ही यहाँ दे देगा। तो तुम बोल सकते हो कि ऐसा था ना, यहाँ आया, ऐसा था, देखो अच्छे से, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये ले आएगा, प्लस है, तो ले आने से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोलिसिस से यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में ये इसको दे देगा, यानी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। देखो इसके साथ बॉन्ड बनाने से ये प्लस न्यूट्रल हो जाएगा और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। दे दिया, ले लिया। अब इसको तुम काउंट कर सकते हो, ये प्लस को 1 2, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये बन गया ना, 6 मेंबर बना दोगे। वाह, फिर इसको क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 के ऊपर प्लस था, यहाँ पे प्लस दे दिए। प्लस देने के बाद जो है हमारा क्लोरीन जो है यहाँ पे अटैक करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ये मिलेगा। पॉजिटिव के आउटपुट आउ दुटा क्वेश्चन करके छाड़ दो, लिखी दिए मुझे दुटा क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स इज यूज्ड एज ए मिथाइलिंग एजेंट। ये पूरा चिल्लर सा क्वेश्चन है, यानी अगर ये हैलाइड्स में से कौन सा वाला हैलाइड्स मिथाइलेटिंग एजेंट, मिथाइलेटिंग एजेंट मतलब ये मिथाइल ग्रुप प्रोवाइड करता हो, तो ये तो इथाइल देगा, ये फिनाइल देगा, ये इथाइल देगा, तो आंसर वुड भी। बहुत चिल्लर क्वेश्चन है ये, कर्नाटक में एक मेडिकल एग्जाम में आया था कि CET। हाँ, फिर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस किया कि SN2 में इन्वर्सन होता है, ये चीज़ तुम पढ़ चुके हो। SN2 में इन्वर्सन होता है, SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, होगा। तो रेसिमाइजेशन वो भी 100% वाला रेसिमाइजेशन नहीं होता। क्या होता है, पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है। पार्शियल रेसिमाइजेशन का मतलब है इन्वर्सन ज़्यादा होगा रिटेंशन से, रिटेंशन होगा, हालांकि रिटेंशन के कंपैरिजन में इन्वर्सन थोड़ा ज़्यादा होगा। तो 100% रिटेंशन ये तो नहीं है, कतई नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये AIPMT 2015 का सवाल है। तो एक चीज़ याद रखना, SN1 में अगर कायरल सेंटर हो और वही कंपाउंड अगर SN1 दिखा रहा है, तो वहाँ पे SN1 के थ्रू सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, इन्वर्सन मोर देन, और यू में से पार्शियल रेसिमाइजेशन। ये था क्वेश्चन। अब वो वाला थोड़ा देख लेते हैं, जो प्रिपरेटरी मेथड जो है इसको हम और आगे से नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, SN1 SN2 को। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं प्रिपरेशन। हेलोजन एक्सचेंज क्या कहते हैं। हेलोजन एक्सचेंज में अगर तुम यहाँ पे क्लोरीन लो या फिर ब्रोमीन लो, RCl RBr NaI एसीटोन में डालोगे, हाँ एसीटोन हो गया तुम्हारा क्या, सॉल्वेंट हो गया।
पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, और NaI मोर कोवेलेंट है, इसलिए ये कोवेलेंट कंपाउंड के में डिज़ोल्व होने से क्या होता है Ri और NaX, यहाँ पे Na प्लस ये तो टूटेगा प्लस माइनस यहाँ पे, यानी एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करने का ये बेस्ट मेथड है। और ये वाले रिएक्शन का एक नेम भी है, इसको फिंकलस्टीन बोलते हैं। जबकि अगर तुम हेलो एल्केन को AgF, Ag2F2, COF2 या फिर SbF3 में ट्रीट करोगे, देन यू विल गेट एल्काइल फ्लोराइड। ये एल्काइल फ्लोराइड पाने का सबसे बेस्ट मेथड है, इसको श्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। और सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये हालांकि डिसेंट ऑफ चेन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डिसेंट ऑफ चेन, या फिर तुम बोलोगे डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे CO2 रिमूव होता है, देखो यहाँ पे X2, तुम बोलोगे इसको अगर मैं इस तरह से करूँ RCOO AgXX, तो बोलोगे AgX चला गया, CO2 चला गया, तो RX। हालांकि यहाँ पे जो है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, फ्री रेडिकल हुआ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। या तुम बोल सकते हो ये जो R ग्रुप जो है, R ग्रुप ये अगर देखा जाए तो 1 डिग्री 2 डिग्री, या फिर तुम बोलोगे ये जो एल्काइल हैलाइड पाने का जो चांस है, अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स होगा, क्योंकि इसके मैकेनिज्म में हम जानते हैं कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है और फिर जाके X ये अटैच करता है, तो अगर ये वाला प्राइमरी फ्री रेडिकल होगा तब यहाँ पे लेस हिंड्रेंस मिलेगा, ये जल्दी अटैक करेगा, क्योंकि CO2 ग्रुप भी तो इसके साथ लगा हुआ है। तुम बोलोगे सर फ्री रेडिकल स्टेबल वाला बनता, 3 डिग्री होता, तब X जाके अटैच्ड होता। इसके मैकेनिज्म अगर तुम लोग पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे ये Ag तो निकल जाएगा पहले स्टेप में, ये जो CO अटैच्ड हुआ है ये वाला अगर बल्कि R लगेगा, बल्कि R ग्रुप अगर लगेगा तो यहाँ पे X का अटैक करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं R ग्रुप जितना छोटा होगा हमें हेलो एल्केन उतना जल्दी मिलेगा। यानी कि तुम बोलोगे सर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी 1 डिग्री हेलो एल्केन यहाँ पे मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, मोर फेवरेबल होगा, फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। ये क्लोरीन भी हो सकता है, बोरोडिन हुंसडेकर में ब्रोमो एल्केन या फिर क्लोरो एल्केन दोनों को प्रिपेयर किया जा सकता है हुंसडेकर प्रोसेस में। और दूसरा वाला जो है अगर RCOAg सिल्वर सॉल्ट को क्या किए, इसके 2 मोल लेके आयोडीन के साथ ट्रीट करने से क्या होगा, ये तो 2 AgI बन जाएगा। अब एक CO2 रिमूव हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, RCOOR, एस्टर बन गया। जब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ मिलाने से हेलो एल्केन मिल रहा है, ब्रोमो एल्केन या फिर क्लोरो एल्केन, जबकि आयोडीन के साथ मिलाने से क्या मिला, हमें एस्टर मिला। ये भी एक नेम रिएक्शन है, बिरबॉम सिमोनोनी रिएक्शन। ये था तुम्हारा प्रिपरेशन, सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट है हम बता दिए। हालांकि ये हंसडेकर में जितने अमाउंट में एल्काइल हैलाइड्स नहीं मिलता, उससे बेहतर एराइल हैलाइड्स मिलता है, ब्रोमो एरिन बोल सकते हो। अच्छा, ये था हमारा हेलो एल्केन का प्रिपरेशन। थोड़ा मैं हेलो एरिन का बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ हेलो एरिन का प्रिपरेशन। क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में, वाह बेंजीन क्या होता है, क्लोरोबेंजीन, वाह हाँ उनका CH2Cl। सेम चीज़ अगर तुम बोलोगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 करोगे तो ये क्या मिलेगा, ये सब पढ़ चुके हो, CH3Cl CH3। वाह देखो सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है, तुम बोलोगे ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पढ़ चुके हो रहा है कि यहाँ पे पूरा साइड चेन में हेलोजिनेशन हो रहा है, साइड चेन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल। जबकि ये वाले में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में FeCl3 एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, Cl+ जनरेट होगा,
फिर ये प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है इसी की वजह से, और हमें पता है यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, तो ये प्लस चार्ज ऑर्थो पारा में, क्योंकि टोलुइन जो है वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेजर ये होगा, ये माइनर होगा। अच्छा, और क्या क्या है प्रोसेस, जैसे तुम बोलोगे सर OH में से भी हम, फिनॉल में से भी हम PCl5 डाल के, फिनॉल में भी PCl5 डाल के हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, HCl POCO3। ये तो था कुछ मेथड हेलोएरिन का। अच्छा, और एक दो मेथड कमर्शियली कैसे प्रिपेयर करते हैं, कमर्शियल मेथड हेलोएरिन का। कमर्शियली तुम्हें मालूम होगा, रैस्जिक प्रोसेस करके एक है, रास्जिक प्रोसेस में क्या होता है, बेंजीन लेते हैं, HCl + O2 Cu2 275 केल्विन में, ये क्या देता है, क्लोरोबेंजीन देता है। याद करो, HCl ट्रीट करके बेंजीन में, बेंजीन रिएक्ट विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड क्यूप्रस ऑक्साइड टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजर जो है हमारा डाईएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन, डाईएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन से कैसे मिलता है हेलोएरिन, ये NH2, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, NaNO2 + HX। पढ़ चुके हो ये वाला, याद करो, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले स्टेप्स में ये क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, BDS। इससे फिर बहुत सारे प्रोडक्ट हम पा सकते हैं। जैसे तुम बोलोगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से N2 + X- से अगर हम CuCl HCl देंगे, क्यूप्रस हैलाइड देंगे, तो क्या मिलेगा, Cl। कोई बोलेगा CuBr HBr दोगे, क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन, HXN2 HXN2। ये हो गया हमारा सेंड मेयर प्रोसेस। क्या है, सेंड मेयर है। अगर कॉपर के प्रेजेंस में ट्रीट करते, कॉपर के प्रेजेंस में, यहाँ पे सिर्फ कैटलिस्ट अलग है, ये क्यूप्रस हैलाइड है, कॉपर के प्रेजेंस में ले लो तो प्रोडक्ट सारे के सारे सेम मिलेंगे, लेकिन ये वाला जो हो जाएगा, ये दोनों रिएक्शन, ये गेटरमैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन हो जाएगा। और बाकी छोटा कौन सा, अगर तुम फ्लोरोबेंजीन, क्लोरो और ब्रोमो तो आसानी से मिल जा रहे हैं, तुम बोलोगे फ्लोरोबेंजीन का कैसे आप प्रिपेयर करोगे, तो यहाँ पे N2X, पहले स्टेप में HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड्स, तो ये क्या बन जाएगा, N2 + BF4- बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बन जाएगा, HX एलिमिनेट हो जाएगा पहले स्टेप्स में। फिर इसको हीट कर देने से क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन बनेगा, यहाँ पे BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और N2 गैस एलिमिनेट हो जाएंगे। ये सब पढ़ चुके हो तुम, वाह, BF3 और N2 एलिमिनेट हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एनिलीन, इसको क्या बोलते हैं, स्काइमन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्काइमन रिएक्शन, या फिर बाल स्काइमन रिएक्शन बोलते हैं। तुम बोलोगे सर यहाँ पे आयोडोबेंजीन कैसे आप प्रिपेयर करोगे, Ki एडिट कर दो, ये KX निकल के N2 निकल के क्या हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे पूछता है, तो डाईएजोटाइजेशन में इंटरमीडिएट कौन फॉर्म होता है, इसका मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म में याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अमीन्स में भी पढ़ोगे। यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है, इंटरमीडिएट यानी कि तुम बोल सकते हो NaNO2 + HX जब होगा, यहाँ क्या बनेगा, HNO2। और HNO2 कैसे होता है, N डबल बॉन्ड O, और ये एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड बोले तो H+, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन H+ को एक लेने से क्या हो जाएगा, वह प्लस हो गया, ये यहाँ से इसको लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, रेजोनेंस होगा।
ये हमारा इंटरमीडिएट है। नाइट्रोसोनियम आयन क्या है? नाइट्रोसोनियम आयन NO+, दिस इज द intermediate that would be formed during diazotization process. When you react NaNO2HX, the HNO2 will gonna form, then HNO2 by taking acids or by taking H+ from acid, it would first converted into NO+, then as an electrophile it would attack the nucleophilic center of nitrogen atom containing aniline to give rise to benzene diazonium salt. Okay, तो ये था तुम्हारा एनिलीन से सारा मेथड डिस्कस हो गए। और थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, एलिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला छोड़ दिया था। एलिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है, अच्छा ये एल्किन से ही है। तुम बोलोगे एल्किन से, एल्किन में अगर NBS N ब्रोमोसॉक्सिनामाइड या फिर Cl2 या फिर SO2Cl2 डालने से हाई टेम्परेचर देने से ये अलाइल हलाइड फॉर्म करता है। अलाइल हलाइड, जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेंगे। तुम बोलोगे CH2 डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन, और टेम्परेचर जो है वो उसका रेंज जो है 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। 400 से 600। तब क्या करना है हमें, तब यहाँ पे क्या होता है कि Cl2 फ्री रेडिकल देगा। वाह, तो फ्री रेडिकल अभी क्या करेगा, यहाँ अटैक ना करके ये एलाइल हाइड्रोजन को ले लेगा। एक एलाइल, अच्छा यहाँ से हाइड्रोजन अगर फ्री रेडिकल चला गया तो ये क्या बन जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन। याद करो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे भी तो रेजोनेंस हो रहा है ना, पाई सिग्मा फिर रेडिकल हो रहा है कि नहीं। इसका तुम रेजोनेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हो रहा है कि नहीं। देखो तो ये बनने के बाद फिर क्लोरीन, और एक क्लोरीन क्या करेगा, आके यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट क्या मिला, CH2 CH CH2 Cl। यहाँ पे अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, क्लोरीन जो है ये डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो एलाइल कार्बन कौन सा है, ये एलाइल कार्बन है कि नहीं। ये सिंपली क्या कर रहा है, एलाइल हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। NBS N ब्रोमोसक्सिनामाइड या फिर क्लोरीन या फिर SO2Cl2 को हाई टेम्परेचर में अगर तुम हीट करोगे तो ये देखो, ये SO2Cl2 क्लोरीन देगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोवाइड करेगा। NBS इट प्रोवाइड ब्रोमीन फ्री रेडिकल, NBS ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन ये सब क्या करेंगे, अगर एल्कीन में एलाइल वाला पार्ट हो, एलाइल वाला कार्बन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो याद रखना, ऐसा हो गया तुम्हारा। पहले कर दे रहा हूँ, देखो ब्रोमीन CCl4 के प्रेजेंस में ब्रोमीन सनलाइट के प्रेजेंस में 400 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे क्या होता है, याद करो, ये एंटी एडिशन हो जाएगा। एल्कीन प्लस हेलोजन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रोमीन, एंटी एडिशन होता है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे एक वेज लगेगा, ये डैश लगेगा। और अब यहाँ पे देखो वही ब्रोमीन है सनलाइट के प्रेजेंस में, लेकिन तो यहाँ पे क्या करेगा, एलाइल कार्बन, देखो एलाइल कार्बन कौन सा है, ये है एलाइल। ब्रोमीन को सनलाइट लो, Cl2 को लो, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रोमीन हो जाएगा। NBS 400 डिग्री P would be और एक क्वेश्चन है CH3
Cl2 सनलाइट 500 डिग्री दे दिया है, तब क्या बनेगा खुद सोचो। वही एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक हुआ। देखो ये वाला क्या है, अगर हम NBS देंगे, NBS N ब्रोमोसक्सिनामाइड ऐसे होता है बच्चों, CH2N वाह, NBS N ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये क्या ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि ये एलाइल है, ये एलाइल है, लेकिन यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं ना। अच्छा CH3 ये है, सॉरी ये CH3 है, यहाँ पे एक कार्बन है, ये वाले कार्बन के 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक है कि नहीं हाइड्रोजन, और ये वाला है कि नहीं, ये भी एलाइल है, ये भी एलाइल है। तो यहाँ पे क्या हमें क्या मिलेगा, 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं। क्या क्या, तुम बोलोगे सर ये हो सकता है, और एक क्या बोलोगे ये हो सकता है। हालांकि अगर तुम्हें मेजर प्रोडक्ट चूज करने के लिए बोलेगा, ये भी एलाइल है, ये भी एलाइल है, तो ब्रोमीन यहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ क्या हाइड्रोजन एक को, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों में से एक को सब्स्टिट्यूट करके ये बना सकता है, 2 प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन तुम बोलोगे सर मेजर क्या है, तो कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, खुद देख लो, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है या फिर ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, खुद सोचो। ऑब्वियसली ये वाला होगा ना, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, और ये 2 डिग्री एलाइल है, ये 3 डिग्री एलाइल है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा मोर स्टेबल है। तो ब्रोमीन यहाँ ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। देखो यहाँ पे NBS लगाओ या फिर Cl2 लगाओ या फिर SO2Cl2 लगाओ, ये सब क्या है, हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में होता है, और इसमें एलिलिक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है। क्योंकि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके तुम्हें दिखा दिया। तो अगर सिर्फ मेजर बोलता तो ये वाला तुम लिखते, दोनों है तो P+Q, तो दोनों को मैं लिख दिया। यहाँ पे देखो वही ये वाला कार्बन एक तरीके से बेंजाइलिक भी है और एक तरीके से एलाइलिक भी है, देखा जाए तो पाई बॉन्ड, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाला, और ये बेंजीन रिंग के बाद वाला कार्बन, तो हम बोल सकते हैं ये बेंजाइलिक भी इसे बोल सकते हैं और एलाइल भी बोल सकते हैं। तो जब भी हम इसको क्लोरिनेशन करेंगे या फिर NBS देंगे या फिर SO2Cl2 के प्रेजेंस में इसको हाई टेम्परेचर में ट्रीट करेंगे, तो जो हेलोजन है हमारा जाके एलाइल या फिर बेंजाइल कार्बन के ऊपर लगेगा, CH2Cl। तो ये हमारा प्रोडक्ट बोला। तो आज ख़त्म हो गया सारे के सारे प्रिपरेटरी मेथड। फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन दी हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स आर शोइंग। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू।